हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ विजय। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में कूलम्स लॉ को कंप्लीट किया है, बट उसका कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट अभी पेंडिंग है, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में वेक्टर फॉर्म को मैंने एक्सप्लेन किया, स्केलर फॉर्म को एक्सप्लेन किया। लिमिटेशंस मैं आपको नहीं बता पाया था बिकॉज टाइम की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी हो रही थी वीडियो, तो मैं नहीं चाहता कि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लंबे हों। जितने ज़्यादा लेक्चर्स लंबे रहते हैं तो वहाँ पे बच्चों का थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि इतने लंबे लेक्चर्स के बीच में पॉज करके नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो एक थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम शॉर्ट ड्यूरेशन के लेक्चर्स डाले जाएँ, जिससे कि आपका जो अटेंशन है वही बना रहे और साथ साथ में आप उन वीडियोस को, उन लेक्चर्स को एंजॉय कर पाएँ और अपनी फिजिक्स को बहुत अच्छे से सीख पाएँ और सारी चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाएँ, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको बताया फिजिक्स क्या है, एप्लीकेशन अगर आप सीख गए फिजिक्स में, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फिजिक्स को आप पढ़ के नहीं सीख सकते, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाई नहीं जाती है, आप उसको प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस लगा के तभी आप सीख पाओगे। दैट इज़ हाउ फिजिक्स इज़ स्टडीड। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका यही है, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे तभी आप सीख पाओगे। बहुत सारे बच्चे जो भी आप चाहे नीट एस्पिरेंट हो, जेईई एस्पिरेंट हो, हम लोग प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं? न्यूमेरिकल्स में ही फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी तो थ्योरेटिकल चीज़ें भी समझ में नहीं आती है आपको, इवन आ भी जाती हैं, तब भी हम उन चीज़ों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम करते हैं। सो हमारा जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो जितना स्ट्रांग होगा उतनी अच्छी फिजिक्स आपको आएगी और उतने अच्छे से ही आप एग्ज़ाम को कॉन्कर कर पाओगे, चाहे वो जेईई एग्ज़ाम हो, नीट एग्ज़ाम हो, बोर्ड्स हो। तो आपका एप्लीकेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो पुट डालिए हेडिंग, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, फाइन। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको लिमिटेशंस पता होने चाहिए। तो सबसे पहले लिमिटेशन कि कूलम्स लॉ क्या है, हमारा पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अगर हम कोई बड़ी एक्सटेंडेड बॉडीज़ की बात करें तो हम वहाँ पे कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बेटा? पहला लिमिटेशन क्या है? इट इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? ऐसे चार्जेस जिसकी डायमेंशंस क्या हो, नेग्लिजिबल हो, तो हम उनको पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? जिसकी डायमेंशंस नेग्लिजिबल हो। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्यों वैलिड होता है, उसका भी एक रीज़न है। तो मैंने आपको बताया भी था कि पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ की जो स्केलर फॉर्म है या जो वेक्टर फॉर्म है उसको हम कैसे लिखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ये आर सेपरेशन पर लोकेटेड है। ये पहला Q1 चार्ज है और साथ साथ में दूसरा Q2 चार्ज है। अब क्या करेगा? ये लेट सपोज दोनों सेम हैं, तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, इसको अपन F1 बोल देते हैं। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, इसको हम लोग F2 बोल देते हैं। क्लियर बात है? ठीक बात है। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू होगी इस फोर्स की जो लग रहा है इनके बीच में? ये इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई इनके बीच की जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। तो ये हमें पता है। बट अगर मैं इन पॉइंट्स चार्जेस को ना लेके कुछ एक्सटेंडेड बॉडीज़ ले लूँ तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब क्यों वैलिड नहीं होगा उसको अपन समझेंगे, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंडेड बॉडीज़ ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लिया, लेट्स टेक एक्सटेंडेड बॉडीज़। एक्सटेंडेड बॉडीज़, एक्सटेंडेड बॉडीज़ में आप किसी भी रॉड ले सकते हो, ठीक है, या कोई भी स्फीयर ले सकते हो। तो मैं 2 छोटे छोटे स्फीयर्स ले रहा हूँ जो कि चार्ज्ड है। अब मेरे पास ये स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये वाला भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो मैंने दोनों स्फीयर्स को एक जैसा ही चार्ज दिया है, ठीक बात है, कंडक्टर्स हैं। तो आप ये मान के चलिए इनकी जो चार्ज होंगे वो यहाँ कहीं पे सरफेस पे स्प्रेड होंगे। या आप ये मान लो कि अभी Q1 Q2 क्या है, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। इनका सेंटर यहाँ कहीं मान लो आप, ये, ठीक बात है। अब लेट सपोज इनके सेंटर्स के बीच की जो सेपरेशन है वो कितना है? R है। अगर मैं इनको पॉइंट चार्ज मान रहा हूँ, अगर मैं इनको इन दोनों स्फीयर्स को
ये इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मान के चल रहा हूँ, तो इसका जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा बेटा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। फाइन बात है, ठीक बात है, इतना आप सबको समझ में आता है, बहुत टाइम पहले से पढ़ रहे हैं। अब अगर आप मानो इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2 कैसे हैं बेटा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब क्या होगा, तो मैंने आपको एक चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला मेथड बताया था। अगर हम किसी चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के पास रखते हैं तो वहाँ पे कुछ इंडक्शन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को जब पास पास हम रखेंगे, ठीक है, जब दोनों को पास पास रखेंगे तो क्या होगा बेटा, इंडक्शन इफेक्ट की वजह से ये भी पॉजिटिव चार्ज है, उसके पॉजिटिव चार्ज इधर रिपल होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इधर रिपल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक बात है, थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमारे किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे और इसमें राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा कि इनका जो इफेक्टिव सेपरेशन है, ठीक है, अगर चार्जेस इधर शिफ्ट हो जाएंगे, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आपका इफेक्टिव जो जो आपका सेंटर ऑफ चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इस वाले केस में सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, इन दोनों चार्ज को हम, ये जो सेपरेशन है इसको हम बोलेंगे आर इफेक्टिव। क्या बोलेंगे, आर इफेक्टिव। और वो कितना हो रहा है, ये पहला सेंटर हो गया, इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूँगा, ये हमारा पहला सेंटर हो गया, अब ये दूसरा सेंटर हो गया। ठीक बात है, तो ये हमारा जो इफेक्टिव सेपरेशन है वो क्या है, इफेक्टिव सेपरेशन आपका दिख रहा है, जो एक्चुअल सेपरेशन उससे क्या ज़्यादा है, तो ये हमारा जो एक्चुअल सेपरेशन था उससे ज़्यादा है। इसका मतलब इंडक्शन इफेक्ट होने की वजह से जो जिनका चार्ज सेंटर है वो क्या हो रहा है, दूर शिफ्ट हो रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है, और सेपरेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा F एक्चुअल है, अगर सेपरेशन बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, जो हमारा इफेक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। इफेक्टिव फोर्स सेपरेशन बढ़ेगा, इफेक्टिव फोर्स कम, और एक्चुअल फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक बात है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल फोर्स और सेपरेशन, एक्चुअल फोर्स क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, और जो इफेक्टिव सेपरेशन, इफेक्टिव फोर्स आ रहा है वो कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हम यहाँ पे कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कूलम्स लॉ कब अप्लाई कर पाते हैं, जब फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। अगर इनका सेपरेशन आपका r है, ठीक है, तो इनके बीच की फिक्स जो डिस्टेंस है वो r है, तो आप इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। बट हमने क्या देखा, यहाँ पे इफेक्टिव, यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट की वजह से क्या हुआ है, इनका सेंटर वाला जो चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो गया है, ओके, और इसमें इधर शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स इनका जो इफेक्टिव सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एक्चुअल वैल्यू से अगर आप देखोगे तो कम हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कूलम्स लॉ को नहीं लगा सकते। एक्चुअल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, जो कि उतना है, बट नहीं होता है। इसी वजह से हम यहाँ पे पॉइंट चार्जेस पे कूलम्स लॉ को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड है। बट अगर एक्सटेंडेड बॉडीज़ पे हम ले लेंगे तो वहाँ पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। राइट, ठीक बात है, इतना क्लियर है। कभी मैं इस चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कर्वेचर कैसे चेंज होता है, वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चार्ज एक्सटेंडेड बॉडीज़ ले रहे हो तो इंडक्शन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इनका जो इफेक्टिव सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव सेपरेशन बढ़ने की वजह से जो हमारा एक्चुअल फोर्स है उससे कम वैल्यू आएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए वैलिड नहीं होता। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको, इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और ले रहा हूँ जो इसी स्लाइड में कंप्लीट करता हूँ। नई स्लाइड लेने का कोई मीनिंग नहीं है, तो मैं इसको ही स्लाइड को यूज़ करूँगा और फिर बाद में आप इसको काउंट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट होगा हमारा बेटा फॉर स्टैटिक चार्जेस। सेकेंड होगा इट इज़ वैलिड फॉर, इट इज़ वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस। इट इज़ वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस। क्या मीनिंग हुआ इसका? स्टैटिक चार्जेस का मतलब जो चार्जेस रेस्ट में हैं। अभी हम पढ़ ही रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे अभी नहीं गए। तो स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड होता है, मतलब अगर चार्जेस को हम मोशन में कर दें। इवन आप देखो यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज रखूँ, ठीक है, अगर मैं चार्ज को यहाँ पे रखूँ, देखो एग्जैक्टली लेट्स सपोज मेरे पास एक ही चार्ज है, ठीक, एक ही फिक्स चार्ज मान लो आप,
और इसके फिक्स्ड ऑर्बिट में से r सेपरेशन पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये आप मान लो ये मूव कर रहा है Q2, ठीक है। अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है, ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि स्टैटिक चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बट अगर आप देखोगे अगर मूविंग चार्जेस हैं तो मूविंग चार्जेस क्या करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फोर्सेस को भी इन्वॉल्व करेंगे, वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्सेस भी प्रोड्यूस होंगे जो कि कूलम्स लॉ से इनकाउंटर नहीं करे जा सकते या उनको कूलम्स लॉ से मेजर नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये केवल स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड है, मूविंग चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, राइट। तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो जान लो आप, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना भी है। सो लिखेंगे बिकॉज, उसका रीज़न आप लिख लो, बिकॉज मूविंग चार्जेस produce magnetic forces which cannot be encountered by कूलम्स लॉ। तो उसको हम कूलम्स लॉ से फाइंड आउट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी इनकाउंटर्ड बाय कूलम्स लॉ। बात खत्म हो गई। मतलब स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड रहेगा और पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड रहेगा। एक्सटेंडेड बॉडीज़ पे आप नहीं लगा सकते कूलम्स लॉ। मतलब मैं दो अगर रॉड रख दूं और मैं आपको बोलूँ कि इनके बीच का सेपरेशन r है, आप फाइंड आउट कीजिए, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे कूलम्स लॉ को लगा के, ठीक है। उसके लिए हम अलग मेथड्स पढ़ेंगे। अब स्टैटिक चार्जेस का सिंपल मीनिंग है, ये स्टैटिक चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ईजिली मेजर कर पाते हैं। और अगर मूविंग चार्जेस हम लोग ले लेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी वहाँ पे इंड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा, तो उसको इनकाउंटर करना या उसको मेजर करना कूलम्स लॉ से पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम इन दो चीज़ों को लिमिटेशंस मान के चलते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसको भी आप नोट कर लो, फाइन, ये भी आप नोट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो इस केस को हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव बॉडी होती है, एक नेगेटिव बॉडी होती, अगर ये नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी होती तो ये फोर्स से जितने भी चार्जेस इधर सेपरेट हुए हैं ये पूरा एक ही साइड में अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन कम हो जाता है। और सेपरेशन कम होता है तो एक्चुअल फोर्स जो हमारा इफेक्टिव फोर्स था बढ़ जाता है, एक्चुअल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। वो हालांकि आपको समझना नहीं है क्योंकि एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल्स में इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने को कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। एक दो क्वेश्चंस एडवांस लेवल में देखे गए हैं तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। जब हम क्वेश्चंस का इलस्ट्रेशंस करेंगे, एडवांस इलस्ट्रेशंस पे जाएंगे, तब मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूँगा। बट अभी आप ये समझो कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो सेपरेशन बढ़ेगा, अगर अनलाइक चार्ज है तो सेपरेशन कम हो जाएगा, जो इफेक्टिव सेपरेशन होगा वो कम हो जाएगा और ये हमारा जो इफेक्टिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा आएगा, राइट। चलो फाइन है। अब जैसा कि हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ओके, हाँ, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चंस मैंने पहले से ही लिख लिए हैं टाइम सेव करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 2 मिली कूलम का चार्ज है, ठीक है, और ये 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है। दोनों के चार्जेस कैसे हैं बेटा, ऑपोजिट हैं, तो इसका मतलब कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होने वाला है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस। कौन सा फोर्स लगेगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक बात है। चलिए कैसे निकालते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए, तो कूलम्स लॉ लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, K Q1 Q2 डिवाइड बाई r² होता है, ठीक बात है। क्या दिक्कत होगी इसमें आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी बेटा 9 × 10⁹। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो 10⁻⁹ ले लेते हैं, तो आंसर आपका गलत आएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, आप एक भी गलती करोगे तो उसका आंसर तुरंत मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे सर Q1 तो 2 माइक्रो कूलम मिली कूलम है, इसको मिली कूलम से कूलम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि SI यूनिट में होना चाहिए। तो मैं लिख भी देता हूँ, मिली कूलम से आपको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 10⁻³ से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि आपको आती होंगी, बट फिर भी आप इसको रिव्यू करके रखिए अपने दिमाग में, कभी कभी भूल जाते हैं। ये हमारा दूसरा जो है माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम से क्या होगा, इसको हम 10⁻⁻6 से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें जब फोर्स निकालना है तो इनके साइन को इंक्लूड नहीं करना है, केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक बात है। यहाँ पे कितना आएगा, अगर हम देखेंगे तो 3 × 10⁻6 और कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, 10 सेंटीमीटर पे। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कितना आएगा, 0.1। या मैं आपको डायरेक्टली 10⁻⁻1 लिख दे रहा हूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा, 0. से स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है, कर लेंगे सॉल्व से। कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा, देखिए अभी हम केवल नंबर्स को सॉल्व करेंगे। ये कितना है, 9 × 2 = 18, 3, 18 × 3, ये 9 × 2 कितना हो गया, 18, ये 54 हो गया, राइट। यहाँ पे आप देखोगे पावर 9 है, ये -6 है, तो ऊपर कितना है बेटा, ये +9 हो गया। यहाँ पे इन दोनों की पावर ऐड हो गई, कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। डिवाइड में कितना है, 10⁻²। ठीक बात है। इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में आती है, क्योंकि आप नहीं भी आती है तो आपको समझ में आ जाएगी। कैलकुलेशन खुद करना सीखो आप, है ना। अभी स्टार्टिंग की वीडियोस हैं तो मैं करा रहा हूँ, बट हाँ कोशिश करूँगा मैं आपको कराते हुए चलूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये कितना हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 54 बचेगा। ठीक है, ये दोनों +-9, तो इनको अगर आप ऐड करोगे मल्टीप्लिकेशन में तो कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका बचेगा यहाँ से, इस वाले को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बचेगा 10⁻² की जगह +2 बचेगा। दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5400 न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब चाहे वो कोलम्बियन फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो आप इसी को, या फिर आप न्यूटोनियन फोर्स बोलो, सबकी यूनिट सेम ही रहती है। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, नहीं है ना, नोट कर लो जल्दी से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा। ठीक बात है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, पहला बहुत बेसिक था कि कैसे अप्लाई करते हैं कूलम्स लॉ को। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, 2 equal point charges each of 3 microcoulomb are separated by a certain distance in meters। तो किसी डिस्टेंस पे रखें, अब लोकेटेड कहाँ कहाँ है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे दे रखे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे Q1 रखा है और Q1 A पॉइंट पे रखा है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए आपका, अगर आप देखोगे तो ये I हो गया प्लस J हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा I कैप प्लस ये हो गया J कैप और ये प्लस हो गया K कैप। ठीक है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और एक दूसरा पॉइंट है B। ठीक है, दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे Q2 रखा है, Q2 रखा है और दोनों के मैग्नीट्यूड हालांकि सेम ही है। ये Q2 कितना है, 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, माइक्रो को चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। 3 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा यहाँ पे भी, और इस वाले केस में भी कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये है 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। अब वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो उनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है या उनके बीच की डिस्टेंस है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे बेटा सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, R2 - R1 वाला फॉर्मूला लगा दो। ये R2 है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊं, जैसे कोई प्लेन है, ये y है और ये x है। ठीक है, ये मान लो आप यहाँ पे R1 है, पहला पॉइंट है, ये हमारे पास A है और ये बेटा ये B है। ठीक है, तो ये XY प्लेन में होंगे, तो यहाँ पे आपको अगर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने हैं तो ये लेट्स सपोज I कैप प्लस J कैप है। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास A है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं I कैप प्लस J कैप, और यहाँ पे जो है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं लिख रहा हूँ बेटा K कैप में इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास कितना है, ये 2I कैप प्लस 2J कैप है। ठीक है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल प्लेन नहीं लिया है मैंने, अदरवाइज मैं K को भी इन्वॉल्व कर सकता था। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन जाना है, ये मैंने आपको बताया था। R कैसे निकालते हैं, ठीक है,
आर कैसे निकालेंगे बेटा, आर हो जाएगा इसका वेक्टर अगर आप देखोगे तो ये सिंपली निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे, इस वाले से इसको माइनस कर दो पोजीशन वेक्टर को, तो कितना हो जाएगा, ये 2i कैप प्लस 2j कैप और ये हो जाएगा माइनस का पहला वाला i कैप प्लस j कैप। यही काम यहाँ पे करना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, 2i कैप है, 2j कैप है प्लस 2k कैप है। और ये इनिशियल पोजीशन कितनी है इसकी, ये है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। माइनस करना आपको आता है, कितना आएगा बेटा फाइंड आउट करो। ये आएगा 2i में से i जाएगा, कितना बचेगा, ये i कैप बचेगा प्लस j कैप बचेगा और यहाँ पे 2k कैप शायद नहीं है, तो k कैप आपका यहाँ पे नहीं है, तो k कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा r। ठीक है, इसकी हम डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर दे रखा है बेटा a कैप, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है a, वो ऐसा दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो। ये इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वेक्टर में, हम लोग जब मॉड निकालते हैं तो उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाते हैं, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका निकाल दो वेक्टर कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दैट मीन्स आपके पास जो आंसर आने वाला है वो बेटा आएगा r इक्वल्स टू √2। कितना आएगा, √2 आएगा। डिस्टेंस क्लियर हो गई आपको। अब आप कूलम्स लॉ लगाइए। ठीक है, मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, इनके बीच की कितनी है, √2 यूनिट है, मीटर बोल सकते हो आप। ठीक है, मीटर में है, उसने पहले ही बोला है आपको मीटर्स में, तो ये √2 मीटर हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कूलम्स लॉ लगा देंगे। लगाइए कूलम्स लॉ। ठीक है, लगाइए कूलम्स लॉ। कैसे लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्जेस के लिए, F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यही होता है ना। फाइन, चलिए अब देखिए क्या होगा, ये K कितना होता है बेटा, 9 × 10⁻9 होता है, बताया था मैंने आपको, हमेशा ये ध्यान रखना। और जब भी अब Q1 कितना है, 3 माइक्रोकूलम, दोनों सेम ही है तो मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 3 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, √2, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये √2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, करिए √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 × 10⁻9 रहेगा, सॉल्व करिए, जो बचेगा बेटा ये कितना, 9 बचेगा, 9 × 10⁻9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये पावर आ जाएगी बेटा -12, डबल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, है ना। 9 × 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 डिवाइड बाई 2, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक बात है, थोड़ा सा और एक स्टेप सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये आएगा F इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, 9 × 9, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 81 हो गया, इंटू पावर्स, ये माइनस, ये प्लस पावर है, ये माइनस है, कितना बचेगा बेटा, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, -3 बचेगा और यहाँ पे 2 है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन डेसिमल्स में आप निकाल लेना तो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये। अभी ये अच्छे क्वेश्चन हमने स्टार्ट भी नहीं किए, ये जस्ट एक आपको एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। अगर मैं बहुत सारा टफ क्वेश्चन पहले ही कराता तो शायद मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा फियर आपके अंदर कि यार फिजिक्स बहुत टफ है, तो ये आपके स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। इससे आपको वेक्टर का भी प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा और एक आपका बेसिक फंडामेंटल डेवलप हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन क्या था, ये था, इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, पहले इसको नोट करो, क्वेश्चन क्या था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, वो भी सही तरीका है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया, इसके बाद आप ये क्वेश्चन वाला पार्ट हटा दो और सॉल्यूशन वाले पे फोकस करो। ठीक, ये सॉल्यूशन आ गया इसका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए मूव करेंगे हम नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला ये है क्या, हाँ ये क्वेश्चन है एक, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आया है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्वेश्चन लिया है, राइट। क्या बोल रहे हैं ये,
10 कूलम चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पेयर्स, 2 पार्ट में इसको तोड़ दिया है ना। आर प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर पर रख दिया है उनको। अब वो बोल रहे हैं कि सो दैट रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम है, मतलब दोनों सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होना है, ठीक है। देन चार्जेस ऑफ 2 पार्ट्स आर, कैसे कैसे उनको ब्रेक करना है। 9 कूलम या 1 कूलम आएगा आंसर, 5 कूलम आएगा, या फिर 7 कूलम 3 कूलम का पेयर आएगा, और साथ साथ में 8 कूलम या 2 माइक्रोकूलम का आंसर आएगा। तो अभी इसको देखना है, मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व कराता हूँ, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जेईई मेंस में आया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, हालांकि अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। तो मेरे पास एक चार्ज कितना है 10 कूलम, तो मैं फर्स्ट पार्ट मान रहा हूँ इसका। फर्स्ट पार्ट कितना है बेटा 10 कूलम हो गया, कितना है 10 कूलम मान लिया, ठीक। और मैंने दूसरा जो चार्ज ब्रेक किया है, या फर्स्ट पार्ट में क्यू मान रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट क्यू मान रहा हूँ, तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा, टोटल तो आपको पता है ना कितना है, सेकंड वाला 10 माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी नंबर को तोड़ रहा हूँ, जैसे मेरे पास 2 नंबर का टोटल दे रखा है कि 5, एक नंबर आपने देख लिया कितना है 2, दूसरा कितना होगा 3 होगा, है ना। कैसे निकाला आपने, टोटल में से पहले वाले को माइनस कर दिया। तो मैंने पहले वाले का जो पार्ट है ना, वो मैंने मान लिया कि क्यू है, मुझे नहीं पता कौन सा पार्ट होगा, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो टोटल में से माइनस कर दिया, 10 माइनस क्यू हो जाएगा। अब इनके बीच का फोर्स कितना होगा, सेपरेशन आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर, ठीक बात है, लगाओ। तो F इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यही होता है सर, हाँ यही होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक बात। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, देखो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। F K क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसाइड करेंगे अभी। पहला वाला पार्ट कितना है, Q है, दूसरा वाला पार्ट कितना है 10 माइनस Q, ठीक। सेंटीमीटर 1 है तो 0.1 आप मान लो, नहीं 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻² मान लो आप, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में। अब मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम फोर्स करना है मुझे, कितना फोर्स करना है, मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम फोर्स होने के लिए आपने एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल टूल पढ़ा है कैलकुलस पे, मैक्सिमा मिनिमा, है ना। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप 11th की वीडियोस जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने मैथमेटिकल टूल्स के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें आपको डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है, उसके जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व अगर हम कर लें तो कितना आएगा, ये आएगा K, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा बेटा 10Q माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक बात है। अपॉन में कितना आएगा, ये 10⁻² आएगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, देखो इसका एक सिंपल तरीका है, उसको आप नोट कर लेना। किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना है आपको, फॉर फोर्स टू बी फॉर एफ मैक्स, अगर आपको फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो क्या होना चाहिए, dF/dq क्या होना चाहिए, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, कूलम पे, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस तो फिक्स है ना, डिस्टेंस तो 1 सेंटीमीटर ही है, तो हमारा जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्जेस की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको, इसका जो डेरिवेटिव है dF/dq उसको फाइंड आउट किया, और इसको अपन 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी Q की किस वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम हो रहा है। करो सॉल्व इसको, डिफरेंशिएशन आपको अगर आता है तो, नहीं आता है तो बेसिक मैथ एक बार देख लेना, वो आपको सीख जाओगे। तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये K हो गया, अपॉन में कितना हो गया 10⁻² हो गया। साथ साथ में यहाँ आप देखोगे तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 10Q, तो 10 कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी, जैसे डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो dQ, और ये 5 × Q है, तो आप या Q स्क्वायर है, लेट सपोज कोई भी फंक्शन, ये 5 × Q है, तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो चेंज होते नहीं है। तो ये हो गया dQ/dQ, ऐसा आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये 5 10 बाहर आ गया, dQ Q का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, माइनस ये हो जाएगा 2Q, और यहाँ से इसको रखोगे 0 के इक्वल, ठीक बात है। ये पूरा फंक्शन 0 में चला जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 10 - 2Q = 0। यहाँ से है हमारा आएगा 2Q = 10, यानी Q = कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 माइक्रोकूलम आ गया, ठीक बात है। तो पहला पार्ट हमने क्या अज्यूम किया था,
देखो बेटा पहला पार्ट क्या अज्यूम किया था, क्यू, दूसरा कितना अज्यूम किया था 10 माइनस क्यू। तो कौन कौन से फोर्सेस की वैल्यू हो सकती है आप बताओ भाई। पहला पार्ट मैंने क्या अज्यूम किया था, मैंने अज्यूम किया था फर्स्ट पार्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट मतलब Q1 उसको बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट चार्ज बोल सकते हो आप, ठीक एक ही बात है। Q1 कितना हो गया, Q था मतलब 5 माइक्रोकूलम हो गया, ठीक। Q2 कितना हो गया, Q2 भी आपका कितना हो गया बेटा 5 माइक्रोकूलम। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे करेक्ट है सर, ठीक बात है, करेक्ट हो गया। तो पहले क्वेश्चन नोट करो आप, पहले मैं सजेस्ट करूँ क्वेश्चन नोट करो, पहले क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो फटाफट। वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिर आप थोड़ा सोल्यूशन पे चले जाओ। अब क्वेश्चन नोट हो गया, अब आप सोल्यूशन पे चले जाओ। ये इसका सोल्यूशन है, इजी है। आप नोट्स साथ साथ बनाते चलिए तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। इसको नोट कर लो, बट सोल्यूशन वाले पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा इजी रहेगा। ये सही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, ठीक। तो अभी 5 से 10 मिनट हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हो पाएंगे या नहीं। आई थिंक कर लिया होगा। चलिए, एक ये बेसिक क्वेश्चन, इसको हम अगर बोलें फिजिक्स की लैंग्वेज में लड्डू क्वेश्चन या बच्चा क्वेश्चन बोल सकते हो, बेबी क्वेश्चन है ये। क्या ये क्वेश्चन है, देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल है लेकिन, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक। सॉल्यूशन की बात करेंगे, चलो करते हैं जी। क्या ही इसमें इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कर लेते हैं इजी। क्या बोला है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज हाफ्ड, मतलब डिस्टेंस को आधा कर दिया तो उनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा। मैं आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये Q1 है, ये आपका Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, अभी मान लो R है, कितनी है, R है। कितना फोर्स होगा बताओ, बताइए कमेंट सेक्शन में। पता है ना सबको कितना फोर्स होगा, K Q1 Q2 अपॉन में कितना R², ठीक बात है, यही तो फोर्स होगा। हाँ बोलो भाई, ठीक है, यही फोर्स होगा। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स को वो क्या करें, वो बोल रहे हैं कि चार्ज को हमने कुछ चेंज नहीं किया है, डिस्टेंस को हाफ कर दिया। कभी कभी वो बोलेगा चार्ज को भी हाफ कर दिया या डिस्टेंस को, चार्जेस को डबल कर दिया, तो वो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, डिस्टेंस को हाफ कर दे रहा हूँ, लो आधा कर दिया, ये Q1 Q2 रहेगा और डिस्टेंस कितना कर दिया, ये हमने कर दिया R/2, ठीक। ऐसे स्कूल में सॉल्व करते हैं, स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में बच्चे, है ना, अच्छी बात है। बेसिक तरीका यही है, K हो गया, Q1 Q2 हो गया, लिखो कितना होगा, यहाँ पे कितना हो गया R/2 का स्क्वायर, ठीक। इसको कितना करेंगे, ये F' होगा, F नहीं लिख सकते आप इसको, F' लिखो कितना होगा, ये K Q1 Q2 और ये बनेगा हमारा R/2, इसका मतलब ये R²/4 बनेगा, तो ये 4 हमारा चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में ऊपर, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए और अच्छी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो। आप नहीं आती तो सीख जाओगे, ऐसे कोई। ये 4 हो गया, ये Q1 Q2 डिवाइड बाई R² हो गया, ठीक है। ये बेसिक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो ये कितना है, ये किसकी वैल्यू है, ये तो F की वैल्यू है, मतलब जो नया वाला फोर्स है F' है, वो पहले वाले फोर्स से कितना हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कौन सा आंसर है, डी, दिल्ली ऑप्शन है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, ऐसा समझ मत लेना, ठीक है, ये एक मजाक की बात है। तो ये इसका हो गया डी पार्ट, 4 टाइम हो जाएगा। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो हमारा फोर्स मैंने आपको बताया था ना, क्या ही हो रहा है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। हमने चार्ज को तो कुछ किया ही नहीं है, इसका मतलब चार्ज तो कांस्टेंट हो गया। अब अगर हम देखें कोई भी चीज़ अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर F1/F2 अगर आपको निकालना है तो आप R2/R1 कर सकते हो, ये भी एक तरीका है ना। लेकिन यहीं से आप समझ जाओ, स्क्वायर हो रहा है, अगर हाफ करेंगे तो हमारा, ठीक है, फोर्स 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि हाफ करोगे ना यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, फाइन है। तो उसका बेसिक तरीके भी सीख सकते हो। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप अप्लाई करो। मैंने क्या बताया, आपके लिए कन्वीनियंट क्या है, आप एग्ज़ाम में कितना जल्दी मार्क कर सकते हो आंसर खटाक से, जो स्ट्राइक करे आपको वो आपके लिए ईजी है, ठीक बात है। इसको नोट कर लो, बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है। R2 कर दिया आपने, कितना R2 आप यहीं से निकाल सकते हो, ठीक है। R2 हाफ कर दिया तो 4 आपका 4 टाइम हो जाएगा, चेंज कर लो उसको, ठीक है।
ईजी है, ये भी ईजी है, ये भी ईजी है। बेसिक तरीका ये था, मैंने आपको बता दिया। फाइन है, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आई थिंक किसी एग्ज़ाम में आया है। अब मैं आपको अभी बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन से मतलब, एग्ज़ाम से मतलब नहीं, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मतलब। क्या बोला है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट और मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब सर क्या है? ये दो हैं, एक ये Q1 है, एक ये Q2 है। इनको हमने 10 डिस्टेंस पर रख दिया है, 10 सेंटीमीटर पर रख दिया। अब वो कह रहा है कि मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है आंसर? पॉज करके सोचो कैसे करेंगे, ठीक है? पहले वीडियो को पॉज करो, फिर सॉल्व करो। नहीं बनना तो देखते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ क्या होगा। स्मॉलेस्ट फोर्स की बात करें, चार्जेस नहीं दिए हैं, तो आप मुझे बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भाई मिनिमम चार्ज कितना होगा। अगर हमें Q1 फाइंड आउट करना है तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर तो हो गई होगा, फंडामेंटल चार्ज के बराबर तो हो गई होगा, है ना? इसी को हम क्वांटम ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये हो गया। Q1 भी कितना हो सकता है? इतना ही हो सकता है, 1.6 × 10⁻⁻19। इससे कम तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। इससे ज़्यादा हो सकता है, मल्टीपल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो मैंने आपको बताया था। क्वांटाइजेशन प्लस माइनस एनी हो सकता है, ठीक है? तो ये क्लियर है। लगाओ भाई फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, एक्सपर्ट हो आप फॉर्मूला लगाने में। चलिए देखते हैं क्या होगा। के ये हो जाएगा बेटा के Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। फाइन, तो जल्दी से करेंगे इसको सॉल्व। के कितना होता है? 9 × 10⁹ आपको रट लेना है बिल्कुल, ठीक है? Q1 Q2 सेम ही है, तो आप QQ भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर दूँ। और यहाँ पे 1 मिनट ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। और नीचे कितना है? 10 सेंटीमीटर है, मतलब क्या 0.1। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर दिया मैंने। क्यों कर दिया ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लो। 10 सेंटीमीटर है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10⁻⁻1 मीटर। हाँ, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, कई बार भूल जाते हैं हम, है ना? छोटी छोटी चीज़ें ही हमें कभी कभी परेशान कर देती हैं। ये हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कर लो सॉल्व, क्या ही दिक्कत होगी। यहीं पर कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है? ये हो गया बेटा कितना, 9 × 10⁹ हो गया। और ये कितना हो गया? 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 2.56। और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻ कितना, -38, है ना? और ये आएगा 10⁻⁻2। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक बात है, क्या बढ़िया बात है। आप भी क्या कहोगे, इतना इजी क्वेश्चंस हैं अभी। तो ये हो गया हमारा F = 9 × कितना है, 2.56 × पावर। अगर आप देखो तो ये 10⁻, मैं इसको 9 को ऊपर शिफ्ट करूँ डायरेक्टली, इन दोनों को ही मर्ज कर दे रहा हूँ। तो ये 9 × कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस का 11, ठीक, प्लस का 11 हो गया, इंटू पावर कितना है उधर, -38 है। इनको नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लो। मल्टीप्लिकेशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि आप करना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, दिस इज़ योर असाइनमेंट। अब यहाँ पे कितना होगा बेटा, पावर हो गई 10 में से बन जाएगा 7 और 3 में से बन जाएगा 2, 27, ठीक है? ये इसकी पावर वैल्यू आप लिख देना। और यूनिट क्या आएगी सर, यूनिट आएगी न्यूटन, क्योंकि न्यूटन सर ने ही फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन को या बेसिकली उनके नेम को यूनिट के नेम से रिनेम कर देते हैं, राइट? तो ये हो गया, फाइन है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, सॉरी, पहले क्वेश्चन नोट करिए। ये क्वेश्चन है, पहले इसको नोट करिए जल्दी से। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब अपन इस पे चलेंगे सॉल्यूशन वाले पार्ट पे।
ये इसका सॉल्यूशन है। मल्टीप्लाई मैंने क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये आपका काम दिया है मैंने आपको दिया है असाइनमेंट। फाइन है, ठीक बात है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, सो आई थिंक ये हमारा था आज का सेशन। कुछ हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स किए कूलम्स लॉ पे। कल हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आप समझ ही तभी पाओगे जब उसको अप्लाई करोगे। उसमें कुछ नहीं है, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर फोर्स पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स निकालेंगे, तो वो आपका न्यूमेरिकल वाला ही पार्ट है। उसमें कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक 9 से 10 क्वेश्चन मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक लेक्चर में हो जाएं, तो उन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हो जाएगा। हालांकि वो हम फोर्सेस के लिए भी लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लगाएंगे, तो प्रिंसिपल सेम रहेगा। एक बार आप उसको अच्छे से समझ लेना, फिर हम किसी भी जगह उसको लगा सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, दिस इज़ ऑल आई हैव टुडे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको लगता है आपकी हेल्प हुई है, आपको अच्छा लगा है, कुछ आपने सीखा है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे बच्चों तक ये फ्री ऑफ कंटेंट पहुँचे जो हम बना रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है ग्रुप्स में शेयर करिए। जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे, जहाँ भी जिस भी ग्रुप में, जहाँ पे भी आप अपने कम्युनिटी से, अपने स्टूडेंट ग्रुप से अटैच हैं, वहाँ पे आप इसको शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है उसको पहुँचाइए, और हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि जो भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं एटलीस्ट वो कुछ लोगों तक पहुँच रहा है और उनकी हेल्प कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।